नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 का अध्याय 7, जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पादपों में एक आवश्यक बुराई है। ये एक प्रश्न है, विशेष प्रश्न है कि भाई आवश्यक तो है पर बुराई है। बुराई क्यों है? क्योंकि जल की हानि हो रही है। और आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा ही पादप की शीर्ष भाग उस तक रसारोहण की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम 7वां अध्याय वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन हम किसे कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन है, उसका अर्थ है पौधे के जो विभिन्न वायवीय भाग हैं उनके द्वारा जल है वो वाष्प के रूप में हानि हो जाती है जल की। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। अर्थात पादप के जो वायवीय भाग हैं उन वायवीय भागों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। वो जैसे पत्तियां हो सकती है, पत्तियों से जल की वाष्प के रूप में हानि हो रही है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। फिर नेक्स्ट हम बात करें वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। भाई पादप के जितने भी भाग हैं, केवल किसको छोड़ करके? मूल तंत्र को छोड़ करके, उसके अलावा जो भी अन्य भाग हैं उनसे वाष्पोत्सर्जन हो सकता है। अब वो कौन कौन से भाग हैं, उनके आधार पर जो वाष्पोत्सर्जन है उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। तो 3 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो रंध्रीय अर्थात स्टोमेटा, रंध्र के माध्यम से जो वाष्प की हानि, जल की हानि होगी वो कहलाएगा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो इसका जो प्रमुख अंग हैं वो क्या हैं? पत्तियां हैं। पत्तियों की सतह पर क्या है? रंध्र या स्टोमेटा है। वो स्टोमेटा है, उन्हीं के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। इस कारण से इसको क्या बोल दिया? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है अलग अलग तरीके से, उसमें सबसे अधिक इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है। लगभग 50 से 97% इस विधि द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो दूसरा प्रकार है वाष्पोत्सर्जन का उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। जैसे मरुद्भिद पादप हैं, उनकी जो पत्तियां हैं उनमें एक उपत्वचा क्यूटिकल पाई जाती है। वो क्यूटिकल से ढका रहता है, जो पर्ण है उपत्वचा से ढकी रहती है। और वो जो उपत्वचा है, क्यूटिकल है, वो सामान्यतः जल के लिए अपारगम्य होती है। तो जल के प्रति अपारगम्य है तो जल की हानि होगी नहीं, परंतु कुछ स्थान हैं, कुछ स्थान पर जो क्यूटिकल हैं वो क्या करेंगे? टूट करके, और जहाँ से टूटेगा वहाँ से जल वाष्प के रूप में थोड़ी मात्रा में हानि हो जाती है। तो इसको क्यूटिकुलर जो वाष्पोत्सर्जन है उस नाम से जानते हैं, क्यूटिकुलर वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद में हम बात करें कि भाई जो वाष्पोत्सर्जन है इसे कितने % होता है इस प्रकार से, तो 3 से 10% तक इस विधि से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये 2 टाइप हुए, कौन कौन से? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। तीसरे प्रकार की हम बात करें तो वो है वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तो वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो काष्ठीय स्तंभ और कुछ फल हैं उनकी सतह पर कुछ रंध्र पाए जाते हैं जिनको वात रंध्र बोलते हैं, और उनके द्वारा जो जल वाष्प के रूप में निकलता है उसको वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, जो कि बहुत कम %, 0.1%। तो सबसे ज़्यादा रंध्रीय, दूसरा क्यूटिकुलर और तीसरा वात रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। अब जो इनमें सबसे 3 जो प्रकार पढ़े हमने, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? रंध्रीय, जिसको रंध्री भी बोल देते हैं, स्टोमेटल। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बात करते हैं। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो क्या है? तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं, उनकी बात करें हम
वे रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होगा? रंध्रों के स्टोमेटा के माध्यम से होगा। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है, उसको समझने के लिए हमें किसकी संरचना समझनी पड़ेगी? पर्ण की और रंध्र की जो जानकारी है वो हमें होना आवश्यक है। तो ये तो बात हुई अपने 3 प्रकार के वाष्पोत्सर्जन और उनमें से एक रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। फिर नेक्स्ट हम बात करें दूसरा जो प्रकार है अपना, पहला जो प्रकार था रंध्रीय, उसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं कि पर्ण की जो ऊपरी और निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा है वो इसमें सहायक है। दोनों तरफ उसके अधिचर्म है, बीच में पर्ण मध्योतक पाया जाता है। पृष्ठाधारी या द्विबीजपत्री पर्ण है, उसमें पर्ण मध्योतक या खम्भ उत्तक है या स्पंजी उत्तक है, ये सारे उसमें उपस्थित रहते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायता करते हैं। फिर रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, कि भाई रंध्र हैं, 2 सतह हैं पत्ती की, ऊपरी सतह निचली सतह, तो दोनों पर समान है, एक पर कम है एक पर ज़्यादा है, या एक पर है एक पर नहीं है। तो इस आधार पर रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर जो पत्तियां हैं उनको 3 प्रकार में बांटा गया है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उनमें से पहला है अधोरंध्री पर्ण। पहला जो टाइप है वो कौन सा है? अधोरंध्री पर्ण। इसमें क्या होता है, जब पर्ण की केवल किस पर, निचली सतह पर रंध्र उपस्थित होते हैं, केवल निचली सतह पर, ऊपरी सतह उस पर नहीं है, तो पर्णों किस प्रकार को? अधोरंध्री। और ये इसका मुख्य उदाहरण है सेब। तो इसको सेब जो प्रकार है उसके नाम से भी जानते हैं। और सामान्यतः जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादप उनकी जो पत्तियां हैं वो अधोरंध्री प्रकार की होती हैं। फिर नेक्स्ट है दूसरा उभयरंध्री। उभय का अर्थ है दोनों तरफ। तो जब पर्ण के दोनों सतह, जिनको अधिचर्म बोलते हैं हम, दोनों सतह हैं उन पर रंध्र उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पर्णों को क्या कहेंगे? उभयरंध्री। और जो मक्का, जई, ये जो पादप है तो इसको नाम दे दिया जई प्रकार। उभयरंध्री जो पत्तियां हैं उनको जई प्रकार के नाम से भी जानते हैं। तो जई, मक्का और एक बीजपत्री जो पादप हैं वो इनके उदाहरण हैं। तीसरा जो प्रकार है अधिरंध्री पर्ण। जब पर्ण की केवल ऊपरी सतह, केवल कौन सी सतह? ऊपरी सतह, उस पर ही रंध्र उपस्थित हो तो उस पर्ण को कहेंगे अधिरंध्री। और इस प्रकार का जो उदाहरण है वो एक पादप है कुमुदिनी। कुमुदिनी में होता है तो इसको अधिरंध्री को दूसरे नाम जानते हैं कुमुदिनी प्रकार के नाम से। वाटर लिली जो जलकुंभी आता है और अन्य ऐसे ही कोई उत्प्लावी जलोद्भिद पादप है, उनकी जो पर्ण हैं वो इस प्रकार के उदाहरण हैं अधिरंध्री पर्णों के। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना, तो रंध्र की जो संरचना है वो अपना, क्योंकि पीछे हमने बताया कि जब हमें रंध्र की और पत्ती की संरचना के बारे में पता होगा तभी हम वाष्पोत्सर्जन को, विशेषकर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो रंध्र की जो संरचना है उस संरचना को हमें समझना है। अधिकांश जो पौधे हैं उनमें प्रत्येक रंध्र है वो 2 वृक्काकार कोशिकाओं से बना है। इनको बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें जो द्वार कोशिकाएं, ये वाली जो कोशिकाएं हैं बीच में वो हैं द्वार कोशिकाएं, और ये जो चारों तरफ कोशिका देख रहे हैं वो हैं सहायक कोशिकाएं। और द्वार कोशिकाओं के बीच में जो छिद्रनुमा संरचना है वो क्या है?
स्टोमेटा या रंध्र है। तो यहाँ पर इसकी संरचना को आपको समझना है कि स्टोमेटा या जो रंध्र है, एक तो खुली स्थिति में बताया हमने और एक बताया बंद स्थिति में। तो खुली स्थिति में क्या होगा, ये जो कोशिका है, जो आप कलर देख रहे हैं, ये जो दोनों कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, वो कौन सी कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं, और उनके ये बाहर की तरफ हैं, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, सहायक कोशिकाएं। तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत होंगी तो बाह्य जो भित्ति है इसकी, ये वाली जो भित्ति है, उसमें तनाव उत्पन्न होगा, और जब तनाव उत्पन्न होगा तो बीच में एक छिद्र नुमा संरचना बन जाएगी, और वो ही क्या है, रंध्र है। मतलब इस स्थिति में रंध्र कैसा है, खुला है। फिर हम बात करें जब द्वार कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं थी द्वार कोशिकाएं, वो यदि स्लथ अवस्था में है, स्लथ है, तो स्लथ अवस्था में जब रहेंगी तो स्लथ अवस्था में क्या होगा कि वो दोनों पास पास आ जाएंगी कोशिकाएं, और ये जो बीच का देखो पहले क्या था, रंध्र था, छिद्र था, अब की बार वो देखो क्या हो गया, बंद हो गया, दोनों द्वार कोशिकाएं पास पास आ गई। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, बंद रंध्र, और ये खुला रंध्र।